आज हम बात करते हैं टीथर क्लब के बारे में। तो इससे पहले कि हम टीथर क्लब की इन्फॉर्मेशन लें, ये क्या है, आप इसमें अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हो, ये क्रिप्टो में क्या रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती हैं क्रिप्टो में, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड। और अगर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमेशा ही डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की, तो आप कंप्यूटर या फ़ोन कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका इंटरफेस और दूसरा बैक एंड। इंटरफेस जो आपको एप्लीकेशंस के अलग अलग फीचर्स को यूज़ करवाता है, और बैक एंड जिस पे आपका डाटा सारा स्टोर होता है। जैसे बैंकिंग की ऐप्स यूज़ करते हो तो बैंक वाले आपको वहाँ पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अकाउंट की, उसमें ट्रांसफ़र्स की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो एप्लीकेशन में वो सारी फैसिलिटीज़ देता है। पर आपका जो डाटाबेस है वो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर स्टोर होता है। और मोस्ट ऑफ़ द एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो आज, वो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ही हैं, और ये बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएंगी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के साथ। अगर हम क्रिप्टो की हिस्ट्री की बात करें तो क्रिप्टो की शुरुआत कैसे हुई थी कि बहुत बड़ा एक रिसेशन आया था 2008 में, जहां बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया था। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो बैंक क्या करता है, बैंक आपसे पैसा लेता है और वो कहीं आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि आपको रिटर्न दे सके, आपको इंटरेस्ट दे सके। तो जो आपकी सामने होता है वो फिगर्स ही होती हैं, वो नंबर ही होता है, पर एक्चुअल पैसा बैंक कहीं और लगा के उसकी एप्रिसिएशन करता है। और ऐसे ही ये चीज़ें चलती हैं। तो बिटकॉइन जब शुरू हुआ तो इसी चीज़ को तोड़ने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी कि आपका पैसा है तो कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो किसी एक कंपनी या एक जगह पे स्टोर ना हो, और ओपन लेजर हो, जिसमें आप कोई चीज़ें अपने हिसाब से उसको चेंज ना कर पाओ, और करेंसी एज इट इज़ ही मूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह। और इसको डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा गया। और ये टेक्नोलॉजी आप जानते ही हो कि आज बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 डॉलर के पास है आज, और जो एक 25 के करीब हाईएस्ट जो उसकी वैल्यू है जा चुकी है 1,20,000 डॉलर्स। तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, और आने वाले टाइम में आप बहुत चीज़ें देखोगे कि क्रिप्टो आपकी डेली लाइफ में कैसे आ रही है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड की, तो सेंट्रलाइज्ड आपने समझ लिया कि जो सॉफ्टवेयर का बैकएंड है, जो आपका डाटाबेस है, वो किसी एक सॉफ्टवेयर एक सिंगल सर्वर पर होता है, जिस पे पूरा कंट्रोल उस कंपनी का होता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ब्लॉक्स पे पड़ी होती है, डिफरेंट जगह पे पड़ी होती है, मल्टीपल सर्वर्स पे पड़ी होती है, और ओपन लेजर होता है, वो कोई भी इसको देख सकता है। और इसकी एक खासियत है कि एक बार जो भी चीज़ आपने ब्लॉकचेन पे डाल दी और उसको अपनी मर्ज़ी से आप चेंज नहीं कर पाओगे। और जो एक बार कोड लिख दिया गया, जो सॉफ्टवेयर में एक बार कोड लिख के इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो वो अपने आप ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको चलाएगी। उस पर किसी भी कंपनी का कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी उसमें आप मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। जैसे आपको बिटकॉइन का पता ही है, बिटकॉइन की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन अभी लोग उसके बारे में जानना शुरू हो गए हैं, लोग उसके बारे में अवेयर हैं। और बिटकॉइन जैसे आपको पता है कि रोज़ माइन किया जाता है, और उसकी जो सप्लाई है वो हर 4 साल बाद आधी कर दी जाती है, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। वो एक बार सॉफ्टवेयर जो 2009 में इम्प्लीमेंट हो गया था, वही सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस पर किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में आप बहुत सारी एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में देखोगे। तो ये सिंपल सी बात है कि इस पे किसी भी कंपनी, किसी भी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता। और ये एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें एक बार जो भी कोड डाल के हमने बैकएंड पे स्टोर कर दिया, वो कोड ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहता है अपने हिसाब से। तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये ब्लॉकचेन के साथ
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है कि आपने कोड किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ। आप कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप देख सकते हो, वो आप उसको समझ सकते हो। कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन अगर कोई आई है आपके सामने, उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना होगा उस ब्लॉकचेन के साथ जिस ब्लॉकचेन पे वो पड़ी है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। उस पर उसका सोर्स कोड होगा। जैसे जिस टीथर क्लब की बात कर रहा हूँ मैं, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खोलोगे तो आपको उसका प्रॉपर कोड मिल जाएगा, जहाँ पर वो जो कोड इम्प्लीमेंट हुआ है उस ब्लॉकचेन में, जो इस टीथर क्लब को उसकी कैलकुलेशंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करवा देगा कि कैसे वो एप्लीकेशंस चल रही हैं। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। अगर कोई कोडिंग जानता है तो वो कोडिंग आप दिखा के उसकी कैलकुलेशंस की, जो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं वही कैलकुलेशन से रिटर्न आ रही है, कोई कंपनी या कोई बैक एंड पे कोई लूप होल तो नहीं है जिस पे कोई पैसा उस पर निकल रहा है। और बड़ी बात है कि ये सारा जो आज हम आपके सामने डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये यूएसडीटी बेस्ड है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है यूएसडीटी क्या होता है। यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है। अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी है या आपने बेचनी है, आपको यूएसडीटी चाहिए। आज कोई भी बिटकॉइन ही चाहे परचेज़ करना है, सोलाना परचेज़ करना है, एक्सआरपी परचेज़ करना है, तो सबसे पहले आप अपनी फिएट करेंसी को किसी स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट करोगे। जैसे सपोज करो यूएसडीटी कॉमन स्टेबल करेंसी है। और ये स्टेबल करेंसी क्यों होती है? क्योंकि इसका प्राइस डॉलर के साथ ही चलता है। अगर डॉलर बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, डॉलर घटेगा तो इसका डॉलर प्राइस घटेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हमने 100 यूएसडीटी मार्केट में आए हैं तो वो 100 के पीछे $100 पैक हुए हैं, उसके अगेंस्ट निकाले गए हैं। जैसे 1971 में 71 से पहले कोई भी जो कंट्री है वो उतना ही अपना करेंसी मिंट कर सकती थी जितना उसके पास गोल्ड रिज़र्व होता था। तो उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई, फिर यूएस डॉलर के बॉन्ड्स आ गए। वो एक लंबी चीज़ है, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। और ये जो यूएसडीटी है, ये इसके पीछे डॉलर्स पैक हैं, इसलिए इसका प्राइस स्टेबल रहता है, क्योंकि ये बैकअप बाय यूएस डॉलर है। तो बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज आती हैं जो कि कोई कॉइन या टोकन लेके आती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना यूएसडीटी से उनका कॉइन या टोकन परचेज़ करते हो, उसको बाद में स्टेक करते हो। तो एक चीज़ समझिए, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती नहीं है। अगर हम उसकी बात करें तो वो डिसेंट्रलाइज्ड कहने को हो सकती हैं, पर वो डिसेंट्रलाइज एक्चुअल होती नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपका पैसा तो ले लिया यूएसडीटी की फॉर्म में जो एक्चुअल करेंसी है, पर जो उन्होंने अपना कॉइन या टोकन बनाया है उसका कोई यूज़ केस नहीं है। 99% कंपनीज जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट या डैप एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आती हैं आपके सामने कॉइन टोकन बेस्ड, उनके कॉइन या टोकन का कोई यूज़ केस नहीं होता। वो आपसे तो यूएसडीटी ले रहे हैं जो एक्चुअल करेंसी है, पर आपको वो नंबर दे रहे हैं आगे। तो ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड चलता है, क्योंकि जब तक वो मैक्सिमम नंबर कंपनी के वॉलेट में होता है तो उसका रेट पंप किया जाता है। जब वो कम्युनिटी के पास आ जाता है तो एक टाइम के बाद हर कोई बंदा उसको सेल करने के लिए जाता है। अगर वो सेल करने के लिए जाता है तो आप एक चीज़ समझिए, कोई भी कॉइन या टोकन का प्राइस तब बढ़ता है जब उसमें उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी मार्केट में और सप्लाई कम होगी। जब ज़्यादा लोग सेल करेंगे, ख़रीदने वाले कम होंगे, तो उसका प्राइस डिप कर जाता है। वो अल्टीमेटली वो कॉइन्स या टोकन्स ज़ीरो हो जाते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है। और बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एथेरियम बेस्ड थे, उनकी गैस फीसिस बहुत ज़्यादा थी। तो जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये प्योरली यूएसडीटी बेस्ड है। आपने यूएसडीटी में पैसा डालना है, यूएसडीटी में आना है, और जो भी एप्रिसिएशन है किसी टोकन या कॉइन में नहीं मिलनी, वो आपको यूएसडीटी में ही मिलनी है। तो है भी ये बीएनबी की ब्लॉकचेन पे, तो इसकी कोई गैस फीस भी नहीं है। आप ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीसेस चल रही हैं अभी। आप जितना मर्जी विड्रॉवल लगाओ वो उसमें कोई फ़ीस नहीं आएगी। तो ये डिटेल्स है वो आप देख सकते हो।
तो फ्यूचर ऑफ स्टेबल कॉइन्स देखिए, फ्यूचर बहुत बढ़िया है स्टेबल कॉइन्स का। आपको पता है जो यूएस गवर्नमेंट है, अभी उन्होंने बैंकिंग जो सिस्टम है उस पर नया एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आए हैं। उसमें वो जो बैंक वाले हैं उनको उन्होंने अथॉरिटी दे दी है कि आप अपना स्टेबल कॉइन मार्केट में लेके आ सकते हो। अगर इंडिया की बात करें तो रिसेंटली जो हमारे आरबीआई वाले हैं और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्टेबल कॉइन पे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इंडिया गवर्नमेंट जल्दी ही अपना स्टेबल करेंसी भी लेके आ रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, फ्यूचर स्टेबल कॉइन्स का बहुत अच्छा है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट में आप मिनिमम $120 से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो, $120 से, और मैक्सिमम आप ऊपर लिमिट दी गया है, आप किसी भी नंबर से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो इस पे आपको रिटर्न क्या मिलेगी, 0.4% डेली रिटर्न मिलेगी टिल आपका जब तक 175% आपकी टोटल ग्रोथ नहीं हो जाती। तो मतलब 0.4% डेली मीन्स 12% मंथली। तो ये बहुत बड़ी रिटर्न है स्टेबल करेंसी पे, यूएसडीटी की करेंसी पे। हाँ, मैं उन कॉइन या टोकन बेस्ड कंपनी से कंपेयर नहीं करता जो मान लीजिए डबल कर रही हैं एक मंथ में, वो क्योंकि वो नंबर है, जितना मर्जी नंबर दे दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.4% जो है आपको मंथली डेली है, और 12% मंथली स्टेबल करेंसी पे, जिसकी ना तो प्राइस कम होगी ना ज़्यादा होगी। एक स्टेबल, आपको पता है कि अगर आपने $1000 लगाया है तो आपको $120 एक महीने में आएंगे, या $4 डेली के आएंगे, और आप 175% तक ग्रोथ इस सिस्टम से ले सकते हो। तो इसके साथ एक रेफरल सिस्टम है बहुत बढ़िया। अगर आप किसी को रेफ़र करते हो तो उससे आप बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो, बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आप किसी को अपने रेफरल से आप इस सिस्टम में लेके आते हो तो उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का 25% आपको भी आएगा। जैसे मान लीजिए $1000 से किसी को आपने ज्वाइन करवाया, तो उसको तो रोज़ $4 आ रहे हैं, आपको उसकी इन्वेस्टमेंट का $1 रोज़ आएगा, यानी कि $120 उसको लेवल 1 वाले को आएगा, और जो आपको है वो $30 आएंगे महीने के। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, और ये इनकम तब तक आती रहेगी जब तक नीचे वाले बंदे का प्रिंसिपल अमाउंट पूरा नहीं हो जाता। उसकी एप्रिसिएशन पे आपको रिटर्न नहीं आएगी। मान लीजिए $1000 आपने नीचे लगवाया है अपने, तो आपको $250 ही आएंगे मैक्सिमम उसकी ROI का। तो ये आप एक बार देखिए, बहुत बड़ी इनकम है। लेवल 2 पे 15% है, लेवल 3 पे 7% है, लेवल 4 पे 5% है, लेवल 5 पे 3 है, लेवल 6 पे 6 से 10 तक 1.5 है ये, और नीचे 50th लेवल तक इनकम है। और ऊपर अगर 5 लेवल्स की बात करें, अगर हम 5 लेवल्स तक की अच्छे एक नेटवर्क को बनाते हैं तो 55% ROI का आपको इनकम आती है। ये बहुत बड़ी इनकम है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। देन फाउंडर पूल है हमारे पास, एक सिल्वर पूल है। अगर कोई अच्छी टीम लेके आता है, अच्छे फास्ट बिजनेस करता है या खुद इन्वेस्टमेंट करता है, तो कंपनी ने एक एप्रिसिएशन पूल बनाया है जिसमें डेली टर्नओवर का 2.5% इस पूल में निकलेगा, और जितने भी पूल मेंबर्स होंगे उनमें ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी इनकम है, बहुत अच्छी इनकम है। पर इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो 30 डेज़ में है, और मैक्सिमम 1 लाख लोग ही इसमें आ पाएंगे। और ये जब आप एक्टिव कर लोगे आईडी, तो उस दिन से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें आने का तरीका क्या है कि आपको 10 डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे अपने साथ। लेवल 1 में $1000 का होना चाहिए बिजनेस। 10 अगर डायरेक्ट लगाओगे 120 से, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 120 है, तो $1000 तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और लेवल 2 में 10,000 का बिज़नेस होगा, तो ये आप सिल्वर पूल में क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसे गोल्ड पूल है, दैन डायमंड पूल है, ये आपको PDF क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आलमोस्ट आपको 12% मंथली जो है उसका रिटर्न आ रहा है। अगर आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, लोगों को रेफ़र करते हो, तो आप बहुत बड़ी इनकम एंजॉय कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है कि इस सिस्टम को मतलब सस्टेनेबिलिटी इसकी रखने के लिए जो मिनिमम विड्रॉवल है वो $10 की है, और मैक्सिमम $1000 की विड्रॉवल है एक दिन में।
तो ऐसा भी नहीं है कि बड़े प्लेयर एक दिन में ही फ्लश आउट करके पैसा ले जाएं। तो ये बहुत एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज्ड में। तो आप इसको एक बार कंसिडर करो, और कोई भी हेल्प चाहिए हम मिल के इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।